तो हम क्या कर रहे थे, हमने देखा था कि कंडक्टर्स में अगर हम बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, या रेजिस्टिविटी। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता था, कम होता था, या फिर रेजिस्टिविटी की अगर बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है, वो हमें ध्यान रखना है। रो एट टी टेम्परेचर इज गिवन बाय रो एट टी नॉट टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक है, ये फाइनल रेजिस्टिविटी हो गई, टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये T2 माइनस T1 होगा। यहाँ पर क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है तो चाहो तो आप केल्विन में निकाल रख लो इस वैल्यूज को, दोनों को, चाहे डिग्री सेल्सियस में रख लो। ये मत करना एक केल्विन और एक डिग्री सेल्सियस में, बाकी रख तुम किसी में भी सकते हो, या तो दोनों केल्विन में रख लेना या दोनों डिग्री सेल्सियस में रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। इस चेंज इन टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी किस तरह से चेंज हो रही है ये हम यहाँ पे इस रिलेशन से बता सकते हैं। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे कॉफिशिएंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट एक सिमिलर रिलेशन होता है, बट ठीक है, हम ऑलमोस्ट सेम ही बोल सकते हैं और सेम ही लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए भी हम सेम चीज ये लिख सकते हैं कि टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, सेम रिलेशन। तो अगर तुम टी टेम्परेचर पे बताना चाहते हो क्या रेजिस्टेंस है, तो एक किसी टेम्परेचर पे तुम्हें पता है कितना रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लो। अल्फा क्या होता है, ये मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है, सेम चीज है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कि टेम्परेचर बढ़ने से कितना बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ये किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए है। ये जो फॉर्मूले हैं ये दोनों किसके लिए हैं, कंडक्टर्स के लिए। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमें कुछ पैटर्न देखने हैं। ठीक है, हमें ग्राफ्स देखने हैं, हम ग्राफिकली शो करना चाहते हैं व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ अ कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक तरफ ले लिया, प्लॉट कर ली रेजिस्टिविटी, और एक तरफ प्लॉट कर लिया टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं, केल्विन में ले सकते हैं, या कुछ भी ले लो, चलो केल्विन में ले लेते हैं। सपोज करो हम नाइक्रोम वायर की चेक कर रहे हैं। नाइक्रोम वायर किस में होता है, नाइक्रोम वायर हमारा हीटर्स वगैरह में होता है। ठीक है, हो जाता है ना, वो गर्म होता है तो रेड रेड सा दिखने लगता है, गर्म होकर के हीट देने लगता है। सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी, यस कोई डाउट, सर। कोई डाउट हो तो बीच में मुझे रोक देना बीच में। ठीक है, अब देखो जरा, अगर टेम्परेचर जीरो है तो रेजिस्टिविटी जीरो होगी क्या, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जीरो टेम्परेचर में भी कुछ वाइब्रेशंस भले से रुक जाते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी तो कुछ ना कुछ रहेगी ना, एटम मॉलिक्यूल्स थोड़ी गायब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो टकराएगा ही टकराएगा। तो यहाँ पे जीरो पे भी कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन वी कैन सी दैट रेजिस्टिविटी जो है एट सेकेंड टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे यू कैन सी कि रेजिस्टिविटी जो होगी वो बढ़ने लगेगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ऑलमोस्ट। तो ये लगभग लगभग डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम जीरो डिग्री सेल्सियस के आसपास देखोगे, ठीक, अगर तुम 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ड्रॉ कर रहे हो, और सपोज करो कोई कंडक्टर ले लेते हैं हम यहाँ पे, कॉपर। ठीक, कॉपर के लिए ड्रॉ कर रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस से कम, तो ये कभी कभी कैसा आता है, ये ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये उस समय पे लीनियर रिलेशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिलेशन है ये हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, ये भी एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में फॉलो होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ रेंज के लिए ये फॉलो ना हो एग्जैक्ट रिलेशन, कुछ मॉडिफिकेशन इसमें हमें करनी पड़े। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये कॉपर के लिए है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व, और ये कब डेविएट कर रहा है अपने शेप से, जब तुम 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह का शो करेगा तुम्हें।
तो ये दोनों कर्व इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एक और तीसरा कर्व है हमारे पास सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी कम होने लगती है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है ना, ये वाला एक्सेस देखो, वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी, और रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, उसके साथ कम होनी चाहिए। तो इनिशियली रेजिस्टिविटी ज्यादा है और टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, ये किसके लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए। ये तीनों कर्व आपको पहचानने भी आने चाहिए, याद भी होने चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी किस तरह से वेरी करती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो, या टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी किस तरह से वेरी करती है, शो ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको ये कर्व यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं है, बस ये शेप आपको लिटिल बिट याद रहनी चाहिए। तो कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। 3.2 तक एग्जाम्पल ट्राई कर लिया सभी ने, बोलो। यस सर। हो गए आराम से या कुछ दिक्कत आ रही थी? सर एक बार 3.1 का सेकंड पार्ट बता दो। 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है, तो चलो 1 हम पहले देखते हैं क्या है। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ PDF, दैट विल बी बेटर। तो NCERT जिनके पास बुक है इतने वो पढ़ना शुरू करें। हमारे हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है ना, फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर। चलो, थर्ड चैप्टर में ये है, पेज नंबर 99 पर है। देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम, एक बार ढंग से रीड कर लो। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस। तो यहाँ पे एक कॉपर वायर दे रखा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, और ये भी बता रखा है कि वायर कॉपर का है, और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी बता रखा है। assume that each copper atom contributes roughly 1 इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, क्यों कितनी होती है, प्लस प्लस होता है ना, ये 2 होती है ना वैलेंसी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ये। लेकिन होता क्या है कि सारे के सारे यहाँ पर जो कॉपर एटम है वो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन फ्री करा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वो बोल रहा है कि आप एज्यूम करो कि हर एटम जो है वो लगभग एक एटम ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री करा रहा है। तो जितने इसके अंदर कॉपर एटम होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, मेरे को ये बताओ आर्ची। यस सर। ठीक है, चलो, द डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिस एटॉमिक मास दे रखा है। ठीक है, सारी देख लेते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है वो होती है डेंसिटी। ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम अगर तुम ले लोगे तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, मास के बराबर हो जाएगी ना, इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी तुम्हें गिवन है तो तुम्हें मास भी गिवन है यूनिट वॉल्यूम का। अगर तुम्हें मास गिवन है यहाँ पर, ठीक है, और इसका मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो तुम्हें पता है और एक्चुअल मास है वो पता है, तो तुम इससे नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो यूनिट वॉल्यूम में। कैसे, जो भी मास आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दो 63.5 से और मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इतने ही नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे और उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एन जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर। सब होशियार है। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, कम ओके ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी, एन निकल गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगी। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विद above with thermal speed of the copper atom at ordinary temperatures। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कॉपर एटम की जो थर्मल स्पीड है उससे कंपेयर करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, अगर तुम्हें पता हो तो। याद है क्या ये फॉर्मूला, कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kBT होती है। इतना भी लिख सकते हैं हम इसको। हेलो, ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT होती है ना। तो यहाँ से तुम्हें बस क्या निकालना है, यहाँ से तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, 3/2 हमारे पास फिर से कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, मास आपको गिवन है, और टेम्परेचर आप कुछ भी ले सकते हो अगर नहीं गिवन है तो, जैसे कि एनटीपी कंडीशन ले सकते हो, या फिर 300 केल्विन गिवन है क्या टेम्परेचर। क्यों बच्चों, ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो तुम अपने हिसाब से स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले सकते हो। फॉर कॉपर एट 300 केल्विन, दिस इज अबाउट दिस। तो अब कैलकुलेट करोगे तो ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। टेम्परेचर तुमने अज्यूम कर लिया, बाकी सब चीजें तुम्हें गिवन है, वेलोसिटी निकाल लो और इन दोनों को कंपेयर करके देखो। ये कितना आ रही है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ रही है, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो वाइब्रेशनल स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ज्यादा है, सॉरी वाइब्रेशनल स्पीड जो है एटम की वो बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्ट है, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है ना, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, और डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर में इतनी ही होगी स्पीड, हैज अ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो ये थोड़ा सा ना मतलब वैसे इतना आसानी से हम बोल नहीं सकते हैं, पर ठीक है बुक में दिया है तो ऐसा कर सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये हम 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है। जब भी कोई चार्ज आपने यहाँ पे रखा है तो उससे एसोसिएटेड क्या होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो आपने इस चार्ज की पोजीशन को चेंज कर दिया और आपने यहाँ पे रख दिया, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न अब ऐसे होना चाहिए ना। ठीक है, तो होता क्या है कि यहां से पोजीशन 1 से 2 आने पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आता है ना, वो जो चेंज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ट्रेवल करती है, वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, आपको पता होगा कि लाइट भी जो होती है वो क्या होती है, ईएम वेव ही होती है। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होती है ईएम वेव की, वैक्यूम में इतनी ही स्पीड होती है। ठीक है, और इतनी ही स्पीड से ये क्या होगा, कंडक्टर के अंदर चेंज करेगा। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन हाँ इसमें लिखा है तो सेम ही होता होगा। तो कंडक्टर में इतनी ही स्पीड हम ले लेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस स्पीड से ये प्रोपगेट करेगा। फाइन, ठीक है आरजी। ओके सर। और कोई डाउट है क्या किसी को, बोलो जल्दी। चलो ठीक है, फिर आगे नो बढ़ते हैं सर। ना। उसके बाद हमें ये कुछ ग्राफ्स देखने हैं। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था ना, तो हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, उसको बाद में हम लिख देते हैं V इज इक्वल्स टू I R, ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, यहाँ पे VI कर्व ड्रॉ करना है। देखो VI है कि IV है, VI है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, वर्टिकल एक्सिस पे V ले लिया और यहाँ पे I ले लिया। यहाँ पर तुम सिंपली देख सकते हो V की पावर 1 जो है वो प्रोपोर्शनल है I की पावर 1 के। तो ये कैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरी चीज, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट होगा 0, स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ से शुरू होगा, तो जो ड्रॉ करोगे तुम ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कितना भी करंट बढ़ा लो या कितनी भी वोल्टेज बढ़ा लो, करंट हमेशा प्रोपोर्शनली ही बढ़ेगा, हमेशा ये वैलिड होगा। कई बार क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये वेरी करने लग जाता है, जैसे इसमें यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो ये होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, बट कुछ रेंज के बाद कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे मुड़ना हुआ तुम्हें दिखाई देगा। मतलब ये अपनी इस प्रोपोर्शनैलिटी को छोड़ देगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो छूट जाएगी यहाँ पे। तो ओम्स लॉ कहाँ तक फॉलो हो रहा है, जहां तक ये इसी लाइन के अलोंग है। ठीक है, और ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ये एक
गुड कंडक्टर के लिए ड्रॉ किया गया है और ये इस तरह का दिखेगा एक्चुअल में। नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकंडक्टर, ठीक है, और इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो तुम देखोगे कि यहाँ पे तुम वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हो लेकिन करंट दिख ही रहा है, जीरो ही है, तो वो लगभग इसी से कोइंसाइड कर जाएगा, हल्का फुल्का बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे हल्का सा उठना शुरू हो जाएगा, तो वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का और देखना है। तो हमारे पास दो तरह के डिवाइस हैं यहाँ पर, ये ग्राफ आपको रटने पड़ेंगे, कम समझ में आएंगे, हो सकता है अगर किसी को पहले से आइडिया है तो हो सकता है थोड़ा सा समझ में आ जाए, लेकिन अदरवाइज कम चांस है इसके आपके समझ में आने में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, वो हमें इसी नेक्स्ट बुक में पढ़ना है। तो जैसे हमारे पास होती हैं डायोड्स होती हैं, ठीक है, डायोड्स को हम स्विच की तरह काम कराते हैं, ठीक है। डायोड्स होती है, ये किससे बनी होती है मिलकर के, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। इनको हम क्या करते हैं, डोप कर देते हैं कुछ इम्प्योरिटी के साथ और उसके बाद हम ये डायोड्स उसकी मदद से बनाते हैं, ऐसे मटेरियल से हम ये डायोड्स बनाते हैं। जब आप इनके कर्व को ड्रॉ करोगे, आई वी कर्व ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ये आई है और यहाँ पे वी है, ध्यान रखना, तो वो उसकी शेप कुछ ऐसी आती है। अब तुम अगर देखो तो शेप, अगर ओम्स लॉ की बात करें तो शेप ऐसी आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसी शेप नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ये जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ओम्स लॉ फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये शेप जो है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आईवी कर्व जो अगर ड्रॉ करते हैं किसी डायोड के लिए तो वैसे दिखेगा। सिमिलरली गैलियम आर्सेनाइड के लिए हमें यहाँ पर शो किया हुआ है, एक और कर्व दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें एक और कर्व दिया हुआ है गैलियम आर्सेनाइड का। अगर इसका तुम आईवी कर्व ड्रॉ करोगे, ये भी ध्यान रखना, ये मिली एम्पियर में है, ये वोल्ट्स में। अगर तुम गैलियम आर्सेनाइड का कर्व देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इनिशियली जो है ये ओम्स लॉ को कुछ कुछ फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहा ये, तो इस रीजन को हमने क्या बोल दिया, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, लीनियर क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन की तरह हो, ठीक है, नॉन लीनियर क्या हो गया, जो स्ट्रेट लाइन की तरह ना हो। तो यहाँ पर देखो ये रीजन क्या हो गया, नॉन लीनियर होने लगा, ठीक है, और ये इस तरह का इसका कर्व आएगा। तो वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या, पहले तो करंट बढ़ना शुरू होगा, लगभग लगभग ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, फिर ये नॉन लीनियरली बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, मतलब तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम एक चीज देखो जरा, अगर तुम यहाँ पे स्लोप निकालते हो कर्व की, ठीक है, या फिर यहाँ पर तुम क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, स्लोप फाइंड आउट करोगे तो डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वी होती है ना। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जब तुम फाइंड आउट करोगे तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा आई और ये हो गया डेल्टा वी, ठीक है, और ये क्या क्या दे देगा तुम्हें, 1/r दे देगा। जब तुम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करोगे ना, यहाँ पर इस पार्ट में कहीं पे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि डेल्टा आई जो है ना वो नेगेटिव है, पहले जो करंट था वो ज्यादा था, बाद वाला करंट क्या है, कम है, तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज तो अभी भी पॉजिटिव है, चेंज वोल्टेज में पॉजिटिव है, फाइनल वोल्टेज जो है वो ज्यादा है इनिशियल वोल्टेज से, ठीक, पर करंट जो है वो कम हो रहा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा इस रीजन में, और ये इसीलिए इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। फिर वापस से इसको हटा देता हूँ ताकि शो कर सके, बस ये आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था सर ये फिर से बताना नेगेटिव क्यों हो जाएगा। देखो आप, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये है, कोई भी कर्व है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालना चाहते हो या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ग्रेडियंट निकालना चाहते हो, ये a हो गया ये b हो गया, तो वो क्या होता है, वो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x होता है, ये हमने बताया था क्या, हाँ ठीक है, ये हमने बताया था ना। अब अगर तुमने आई वी कर्व ले लिया और यहां से सेम चीज कैलकुलेट करोगे तो वो डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वी हो जाएगी, ठीक है गौरव, ठीक है, सर ठीक और है। ये 1/r के बराबर होगी, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, इस रीजन में एक पॉइंट तुमने ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा आई क्या है, ये लेंथ डेल्टा आई है,
और ये लेंथ डेल्टा वी है, मतलब V2 माइनस V1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है ये बड़ी है इस वैल्यू से, है कि नहीं है बताओ? ये इतना सा लेंथ है और ये इतनी लेंथ है। लेकिन जब तुम डेल्टा यस आई की सर। बात करोगे तो ये है I1 और ये है तुम्हारा I2। तो I2 जो है वो लेस देन I1 है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूमरेटर नेगेटिव आ जाएगा और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक कर्व चढ़ता रहता है तब तक रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, जैसे ये गिरना शुरू हुआ इसका मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस घटना शुरू हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस घटना शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये है, ये तीन चीजें, दो तीन चीजें हैं जो हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखनी है, इसके पॉइंट्स बस ये सब दे रखा है बुक में। इसके अलावा हमारे पास ये सब है, कलर कोडिंग वगैरह, ये सब सिलेबस से हट गई है मेरे ख्याल से, है ना? कलर कोडिंग हट गई है ना? यस सर। यस सर। अब आपको 3.3, और वो सिंपल है, एक बार रीड करोगे तो खुद ही समझ में आएगा, नहीं आएगा इंटरेस्ट है पूछना चाहते हो तो बता देना, बता दो। तो 3.3 और 3.4 ये आपको ट्राई करने हैं, या चलो मैं ही करा देता हूँ। देखो 3.4 थोड़ा सा बड़ा है, ये खुद ही तुम पढ़ करके इसको करना, एक बार कोशिश करना, हो जाएगा। चलो चलो देखो, यहाँ से हम ना कट कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर। देखो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिकल टोस्टर है, उसमें टोस्टर में क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है। अगर तुम देखोगे जो टोस्टर होता है उसमें राइट में उसमें जो वॉल्स होती है उसमें नाइक्रोम के वायर होते हैं, जो जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हीट होने लगते हैं, रेड रेड कलर के दिखने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे हीटर में होते हैं। ठीक है, तो टोस्टर में क्या है, नाइक्रोम का वायर है, हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज कर रहा है वो। व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट passes through it, its resistance at the room temperature is given is found to be this। क्या दिया हुआ है आपको, रूम टेम्परेचर को 1 बोल देते हैं, R1 गिवन है आपको 75.3 और टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, T1 27 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। और वोल्टेज कितनी दे रहे हैं हम इसको, 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो हमने क्या करा, 230 वोल्ट सप्लाई लगाई इस टेम्परेचर पे, तो एक नेग्लिजिबल करंट, लगभग जीरो करंट जो हो गया, पास करने लगा, और हमें फाइंड आउट किया कि रेजिस्टेंस इतना आ रहा है उसके लिए। अब क्या किया, ओके सेम सप्लाई हमने लगाई है, द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स। अब होगा क्या, कुछ ट्रांजिएंट्स आते हैं, उसके बाद करंट जो होता है शुरुआत बाद में क्या होने लगता है, सेटल होने लगता है। ठीक है, फाइनली सेटल होने के बाद एक स्टेडी स्टेट वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी करंट की, कितनी, ये बाद वाला है इसलिए I2 लिख रहा हूं, कितनी मिल रही है, 2.68 एम्पियर, ये बाद वाला करंट है। ये I1 क्या है, लगभग जीरो है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इज अल्फा गिवन बाय दिस 1.7 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू में दे रखी है। अच्छा ये ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, अब हमें पता है कि R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होता है, यानी T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, T2 आपको निकालना है, T1 आपको गिवन है, अल्फा आपको गिवन है, R1 आपको गिवन है, तो R2 नहीं निकाल सकते क्या, सॉरी, तो आपको T2 निकालना है, लेकिन R2 आपको गिवन है क्या, बताओ जरा। इस पूरी इक्वेशन में एक अननोन होगा तभी तो निकाल पाओगे ना, और T2 तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि निकालना है। ठीक है ना, आपको ये क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। पर R2 पता है क्या, यहाँ पे देखो जरा, R2 का डेटा दिया है यहाँ पे, नहीं दिया हुआ, लेकिन R2 के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या, जब 230 वोल्ट लगाने के बाद आपने उसके सेटल होने का इंतजार किया तो 2.68 एम्पियर करंट फ्लो करता है। दैट मीन्स R2 कितना होना चाहिए, 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.68 यूजिंग ओम्स लॉ। यहाँ से आप R2 फाइंड आउट कर सकते हो, और ये जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ पे पुट करना है, R1 पता है, अल्फा पता है, T1 पता है, T2 निकल जाएगा डिग्री में।
ठीक है, तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दूसरा भी देख लेते हैं, क्योंकि आधे लोग तो मुझे लग रहा है करते ही नहीं होंगे घर पे जाके, तो मैं करा ही देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो जरा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर, अब प्लेटिनम वायर की बात कर रहा है, ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर at ice point is ice point is 0 degree Celsius. So at that the platinum wire's resistance is given to be 5 ohm. And at steam point क्या होता है 100 degree Celsius, ये हमने सब पढ़ रखे हैं 11th में, is given to be, तो R2 कितना दे दिया 5.39. The thermometer is inserted in the hot bath. The resistance of the platinum wire is this. ओके तो हुआ क्या, फिर प्लेटिनम वायर को एक हॉट बाथ में रख दिया गया, ठीक है, इसका टेम्परेचर हमें नहीं पता, टी हो सकता है, और तुमने फाइंड आउट किया कि रेजिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है 5.7, इसको T3 बोल देते हैं, 5.795 ओम। ठीक है, ये एक दूसरी, ये एक अलग सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर कितनी सिचुएशन दे रखी है 1 2 और 3। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, आपसे कह रहा है कि इस टाइम पर कितना टेम्परेचर है, ये फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इन दोनों को यूज करेंगे और फिर उसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे। देखो अल्टीमेटली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो यही है ना, ठीक है, इसको R2 इसको R1 बोल लो, ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। लेकिन अब तुम देखो अल्फा पता है क्या तुम्हें, अल्फा पता ही नहीं है। अगर अल्फा पता होता तो इनमें से किसी एक को यूज करके और इसको यूज करके सॉल्व कर लेते। तो होगा क्या कि इन दोनों की मदद से, ये जो डेटा गिवन है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पहले अल्फा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और एक बार अल्फा पता चल जाएगा तो फिर इनमें से कोई भी सिचुएशन को उठा करके और इसको लेकर के सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये वाला जो है ना फॉर्मूला, एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे तुम्हें R2 पता है कितना 5.39, R1 पता है कितना 5, 1 प्लस अल्फा नहीं पता, डेल्टा टी पता है तुम्हें यहाँ पे, हाँ पता है T2 इतना है, T1 इतना है, तो वो कितना हो गया 100 माइनस 0। अब इस इक्वेशन से तुम अल्फा निकाल लोगे यहाँ पर पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर T3 निकालना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, R3 इज इक्वल्स टू R2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप R3 और यहाँ पर R2 की जगह क्या ले सकते हो, R1 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसमें आपको कन्वीनियंट हो। तो यहाँ पे देखो जरा, टेम्परेचर 0 है तो R1 लोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा, और ये वैल्यू भी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो R3 आपको दे रखा है कितना 5.795, R1 कितना दे रखा है 5, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, यहाँ से पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, और T2 ये T3 माइनस T1 हो जाएगा, और T1 कितना है हमारा 0 है, तो यहाँ से सिंपली T3 निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था, तो 3 सिचुएशन दे रखी है, ऐसा नहीं है कि 2 के लिए होता है तो हमेशा 2 ही देगा, आपको यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस आनी चाहिए, आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स का मात है, ये जो मैनिपुलेशंस हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो आपको दिक्कत हो रही है इसमें, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है और उससे कैलकुलेट करना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो बताओ जरा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब कितनी एनर्जी बेसिकली, ओके एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सपोज करो तुमने यहाँ पे क्या करा, एक बल्ब लगाया और इसके क्रॉस लगा दी एक बैटरी, तो हो क्या रहा है,
बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं, ठीक है, ये क्या हो गई हैं, दोनों प्लेट्स चार्ज हो गई है। अब क्योंकि यहाँ पे चार्जेस को होल्ड करके रखा जा रहा है, पॉजिटिव को इधर, नेगेटिव को इधर इधर, ठीक है, इसका मतलब पहले यहाँ पे क्या था, पहले ये जो दो प्लेट्स थी इन पे कुछ भी नहीं था, अब तुमने यहाँ पे पॉजिटिव डिपॉजिट किया है, नेगेटिव डिपॉजिट किया है, कैसे, सेल की केमिकल एनर्जी की मदद से इसको डिसिपेट करके यहाँ पे चार्जेस को आपने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब होगा क्या, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपने चार्ज इकट्ठा करना शुरू करा तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा इन चार्जेस को यहाँ पे होल्ड करने के लिए, ठीक है, एंड दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, सेल की केमिकल एनर्जी किस में बदल गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, ठीक ना। उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही आपने इसको बल्ब के अक्रॉस कनेक्ट किया, ठीक है, ये हमने अभी बताया कि बैटरी कैसे बनी है, इसके टर्मिनल कैसे चार्ज हुए, ठीक है, तो अब इस बैटरी के पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आपने इसको बल्ब से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, एक करंट फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो घूम करके ऐसे आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अब होगा क्या इस केस में, जब तुम एक हम ना इलेक्ट्रॉन की मदद से समझते हैं, करंट की मदद से रहने देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके आपने नेगेटिव टर्मिनल से सर्किट से लाते हुए पॉजिटिव पे डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। आपने क्या किया है, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा है, 1 सेकेंड, आपने क्या किया है, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को मूव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये फिलामेंट है, सपोज करो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाया, ये पूरा घुमा करके आप कहां पर लेकर आ गए, इसको घुमा करके यहां पर ले आए। हुआ क्या, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे क्या कराया, वर्क कराया, ठीक है। तो हुआ क्या, फाइनली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल अब तुमने कम चार्ज जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये कहीं पर गायब हो जाएगी अब, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर चली गई। हुआ क्या, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, और जो कि फाइनली क्या कर देती है, इस फिलामेंट को हीट कर देती है और इससे लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहां से जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी, यहाँ पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक। सपोज करो एक प्योर कंडक्टर की हम बात करें, बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कंडक्टर की बात करें, जैसे नाइक्रोम वायर ले लो, ठीक है, जैसे हीटर में होता है, तो उसमें क्या होता है, ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेंगे यहाँ पर, तो क्या होता रहेगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो भी हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी की सारी क्या कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अब ये कितना हीट में कन्वर्ट हुई है, हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मोहित समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मोहित। सर लास्ट में क्या बोला था नाइक्रोम वायर में? एक मिनट, बाकी का समझ में आया गौरव? हाँ सर, बस वो समझा क्या, सुना ही नहीं ढंग से। राहुल? हाँ भैया। ठीक है, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि बल्ब की जगह पर अगर तुमने यहाँ पे एक नाइक्रोम का वायर लगा दिया, मतलब एक हीटर लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो एनर्जी थी, ये इसकी जो बैटरी की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सारी की सारी हीट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बस इसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि कितना हीट जनरेट होगी अगर कोई करंट कंडक्टर से पास करता है, तो कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर ये सब डेरिवेशंस वगैरह ये सब पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बता दी। सिंपल सी चीज मेरे को बस ये बताओ कि अगर यहाँ से क्यू चार्ज उठा करके, या पॉजिटिव से अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि डेरिवेशन हम कर रहे हैं,
सोचो, अगर मैं यहाँ से Q टाइम्स पॉजिटिव चार्ज उठा करके यहाँ पर ले आऊँ, नेगेटिव टर्मिनल पे ले आऊँ उठा करके पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा वर्क। कितना वर्क करना पड़ेगा? मैंने इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट इस चार्ज को मूव करा है, तो Q इंटू, देखो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, V पॉजिटिव, जितना यहाँ पे पोटेंशियल था माइनस, जब आप यहाँ पे मूव करके आप यहाँ पे रख दिया तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस डिफरेंस के बराबर मैंने वर्क डन किया है और उतना ही चेंज इन पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो V प्लस माइनस V माइनस हो जाएगा, और वो किसके बराबर होता है? वो इसकी वोल्टेज के बराबर ही तो होता है, तो Q इंटू V के बराबर हो जाएगा हमारा वर्क डन। ठीक है, अब Q जो होता है वो I इंटू टी के बराबर होता है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू आई वी इंटू आई इंटू टी। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, और ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में, कंडक्टर की हीट में। अगर सिर्फ और सिर्फ हीट ही प्रोड्यूस हो रही है, और उसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। देख लो, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू आई आर, जैसे हमने Q इज इक्वल टू CV में किया था ना, और वहां पे एनर्जी के कई सारे रिलेशन निकाले थे, हाफ CV स्क्वायर हाफ QE, ऐसा ऐसा करके यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। V की जगह पर क्या लिख सकते हो, IR लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, I की जगह पर क्या लिख सकते हो, V अपॉन R लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय RT। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे आप उसको यूज कर सकते हो, जो जिस सिचुएशन में फिट बैठेगा वहां पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, कैसे निकाला, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते करते वर्क में, और फिर वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, और ऐसे करके हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की मदद से। ठीक है, अगर कोई और लॉस नहीं है या कोई और कन्वर्जन नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड्स इंक्रीज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर, इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी है। इलेक्ट्रिकल पावर हमें क्या बताएगी? पावर हमने 11th क्लास में पढ़ा था। पावर क्या बताती है हमें? रेट ऑफ वर्क डन या फिर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो आप इसको दोनों तरह से, किसी भी तरह से समझ सकते हो कि किस रेट से जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, यानी एनर्जी कन्वर्जन किस रेट से हो रहा है, एक सेकंड में कितना कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, या फिर ये जो वर्क डन, ये जो मेहनत की जा रही है ना इलेक्ट्रिकल से हीट में कन्वर्ट करने की, ये किस रेट पर हो रही है। तो किसी से भी करोगे फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू एच है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो पावर इज इक्वल टू व्हाट, E अपॉन में T, और E कितना है हमारे पास, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, तो V इंटू आई, तो पावर कितनी हो गई, V इंटू आई। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। और ये क्या बता रही है हमें, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक पावर इज बीइंग ट्रांसफर टू हीट। ओके, और इसी सेम चीज को V को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। सिमिलरली ये V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन रिलेशन आ जाएंगे पावर के। तो हीट और पावर में क्या रिलेशन होता है, हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो आप देख ही रहे हो कि सब में टी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हीट का रिलेशन मिल जाएगा या एनर्जी का रिलेशन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब इसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो आपका सिलेबस से कट कर दिया गया है। ये बोला गया है कि सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना और पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, ये आपने 10th क्लास में सीखा था, तो बस उसी को रिव्यू करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, क्योंकि 2-4 को याद होगा और बाकी को याद होगा नहीं। सपोज करो यहाँ पे हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, R1, R2, R3। ठीक है, इनके अक्रॉस तुमने एक वोल्टेज अप्लाई करी V। ठीक है, यहाँ पर तुमने एक वोल्टेज अप्लाई करी V, तो क्या होगा, यहाँ पे एक करंट फ्लो करने लगेगा। ये करंट इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा। मतलब I1 कौन सा करंट है, जो R1 से पास कर रहा है। I2 कौन सा करंट है, जो R2 से पास कर रहा है। और I3 कौन सा करंट है, जो R3 से पास कर रहा है। ये तीनों करंट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सेम ही होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा, जब यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है अगर,
तो सब में बराबर करंट ही तो प्रोड्यूस कराएगा। तो यहाँ पे तीनों करंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। लेकिन अगर तुम वोल्टेज की बात करो तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है। लेकिन अगर तुम देखो तो V1 प्लस V2 प्लस के बराबर होना चाहिए, ये टोटल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, जैसे हमने कैपेसिटर्स में किया था। कोई डाउट है? बोलो। नो 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 नो। ठीक है। अब V1 क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी इसमें क्या लगा सकते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं तीनों में, और कंबाइन करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअली लगाते हैं हम पहले V1, I1 और R1 की मदद से। तो V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 R1, इसकी जगह पे I2 R2, इसकी जगह पे I3 R3 इज इक्वल टू V की जगह क्या लिख सकते हैं। सपोज करो इस पूरे के पूरे सर्किट को हम किस में तोड़ दिया, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने इसकी जगह ले लिया है, जिसके अक्रॉस हमने V वोल्टेज लगा दी है। ठीक है, और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। टेल मी कितना होगा वोल्टेज ये वाला, I इंटू आर। यहाँ पे भी तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं ना कंबाइंड में भी। अब यहाँ पे देखो I1 I2 I3 इक्वल है और वो इक्वल टू है I के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, इज इक्वल टू I R आ जाएगा। I से I कैंसिल हो जाएगा, R जब तुम देखोगे तो फाइंड आउट करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 होते तो प्लस हो जाता, 5 होते तो N होते तो ऐसे ऐड होते चले जाते। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करने होंगे तो ऐसे करोगे, तीनों का करंट होगा सेम, सीरीज में जितने भी कनेक्टेड है सीरीज में सबका करंट होगा सेम, सबकी वोल्टेज होगी अलग अलग, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जितनी वोल्टेज होगी ये तीनों मिला करके उसके बराबर होंगी। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो फिर से हम क्या करते हैं, 3 रजिस्टर ले लेते हैं और उसके क्रॉस हमने लगा देती है वोल्टेज। ठीक, ये R1, ये R2, ये R3। एक करंट यहाँ से, टोटल करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। जब तुम इसको कन्वर्ट कर दोगे एक सर्किट में, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और उसके क्रॉस तुमने यहाँ पर एक वोल्टेज लगा रखी है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस को R बोल देते हैं। करंट तो इतना ही फ्लो करेगा जितना यहाँ पर फ्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये सब मिला करके तो उतना कंबाइंड रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जितना करंट फ्लो कर रहा है सब में मिला के उतना यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इनमें जो करंट है I3 I2 I1 मान लेते हैं। अब होगा क्या, ये इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जब ये करंट जाएगा तो कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा, 3 पाथ में ये डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वापस आते वक्त ये वाला करंट यहाँ से आएगा, ये वाला करंट यहाँ से आएगा, और ये वाला करंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो ये दोनों मिलकर के यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर आ रहे हैं, और I3 का करंट ऐसे जा रहा है I3, और ये सब मिला करके ये दोनों जुड़ गए यहाँ पर, और फिर ये I3 के साथ जुड़ गए। तो यहाँ पे टोटल फिर से कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि टोटल जितना करंट गया था उतना ही करंट वापस आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, एक बैटरी से जितना करंट निकलता है हमेशा उतना ही वापस आएगा। ठीक है, तो और लेकिन I1 I2 I3 यहाँ पर पैरेलल में इक्वल जरूरी नहीं होंगे, रेजिस्टेंसेस सेम होंगे तो हो सकते हैं, पर वो एक स्पेशल केस है। आप ये मान के चलो कि तीनों अलग अलग है। लेकिन वोल्टेज की बात करो तो V3 जो है और V2 जो है और V1 जो है वो तो सब सेम होंगे ना, सब पैरेलल में, तो वोल्टेज सब में कितनी होगी, सेम होगी। ठीक, वोल्टेज सब में सेम, तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। लेकिन करंट की बात करो तो वो I3 प्लस I2 प्लस I1, यानी I जो होगा हमारा ये होगा, I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 अपॉन में R1, इंडिविजुअल एलिमेंट्स में लगा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, और V3 ओवर R3। ठीक है, और I यहाँ पर भी लगा सकते हैं, I इज इक्वल टू V ओवर R, अगर इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे V1 V2 V3 सब इक्वल हैं, V इक्वल हैं, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन लेकर के कैंसिल कर देना। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज 1 अपॉन R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली अगर याद रखना चाहते हो तो R किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3 एंड सो ऑन, अगर n रेजिस्टेंसेस हैं तो।
ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होगा वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तो जरूरी है ही आपको याद रखना, पर यही सिर्फ नहीं याद रखना होता है, ये भी याद रखना पड़ता है। वोल्टेज सबकी बराबर है और वो कॉमन वोल्टेज के बराबर है। करंट का सम सबका किसके बराबर होगा? टोटल करंट के बराबर होगा। जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही उसके अंदर एंटर करता है। यहाँ पर भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि कभी कभी नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं एक, खुद से भी बना सकते हैं हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे, बट ठीक है, लेट्स अवॉइड दैट फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिर्फ आज इतना ही, इतने पे ही छोड़ देंगे आज। देखो क्या कह रहा है, अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, नेटवर्क मतलब जाल, ठीक है, रेजिस्टर्स का मतलब ये जिस कनेक्शन का रखा है ना रेजिस्टेंस का, इसको बोल रहा है नेटवर्क। ये जो है इसके अक्रॉस हमने एक 16 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये देखो 16 वोल्ट लिखा है, विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, ये यहाँ पे 1 ओम लगा रखा है। ठीक है, ये सारे रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअल में ये बैटरी का रेजिस्टेंस है। ये अभी हमने, एक काम करते हैं, मैं खुद ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ, खामखा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया नहीं है। तो मैं खुद से ये क्वेश्चन बना देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से देख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सर्किट तो कैसे भी बना हुआ जाए उससे कोई दिक्कत है नहीं। 16 वोल्ट है, लेट्स सपोज आई एम कीपिंग इट 2 एम्पियर, तो ये 8 होना चाहिए। 8 होने के लिए 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्किट आपको दिया है क्या कि 3 रजिस्टर्स को जो किस तरह से अरेंज्ड है नेटवर्क में, उसको एक 16 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहली चीज आपको फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जल्दी से सब लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आएगा। इट शुड टेक लेस देन 20 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए, मुंह जवानी सॉल्व हो जाता है ये तो। हुआ किसी का कैलकुलेट? सर 8। करेक्ट। तो अब जो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो ये दोनों पैरेलल में है और उसके इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने के बाद जो रजिस्टर आएगा वो इसके साथ 4 वाले के साथ सीरीज में। ठीक है, तो इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, ये इन दोनों का पैरेलल करके आ गया रेजिस्टेंस इतना, ये आ रहा है। अब इसको तुमने इसके साथ सीरीज में ऐड करना है, यानी कि +4 कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। देख लो इसको। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? ये एलसीएम आ जाएगा 8, तो 1 + 1 + 4। पूरा बच्चों की तरह ही कर देता हूँ मैं सॉल्व, क्योंकि नहीं तो फिर तुम कहोगे सर क्या लिख दिया। तो ये हो जाएगा 8/2 + 4, तो ये 4 + 4 यानी कि 8 ओम हो गया। ठीक है, ऐसे हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। सेकंड पार्ट आपको इसको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज ओवरऑल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट नाउ। जल्दी से बता दो कितना होगा। ठीक है, वोल्टेज ओवरऑल इतनी है, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? क्योंकि तुम ओवरऑल करंट निकालना चाहते हो ना, तो ओवरऑल वोल्टेज लोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? अभी तो हमने फाइंड आउट किया 8 ओम। ये कितना हो गया? 2 वोल्ट पर ओम या फिर 2 एम्पियर। देख लो इसको, किसी को डाउट है तो बताओ। ये बता दो मेरे को एक बार कि ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, अब एक चीज और देखो यहाँ पर। अब देखो ये तो था सिंपल चीजें, ये तो तुम कर सकते हो डायरेक्टली जो हमने बताया उससे। लेकिन अब देखो कभी कभी ना थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा आपसे, क्या कि यहाँ पर कितना करंट है वो बताओ।
और यहां पर कितना करंट है वो बताओ। समझ गए? इस ब्रांच में कितना करंट है और इस ब्रांच में कितना करंट है वो आपको बताना है। अब टोटल करंट तो निकल गया। एक चीज तो हमें समझ में आती है जो अभी हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक कि यहाँ पर आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पे कितना करंट जाएगा अगर पूछा जाए तो? ये 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एम्पियर होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ये 2 एम्पियर जो है वो I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फिर यहां से आने के बाद I1 प्लस I2 हो जाएगा, यानी कि I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस केस में ये दोनों करंट इक्वल होंगे, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको 16 कर दूं और इसको 8 कर दूं तो करंट बदल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये इंडिविजुअल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहली चीज तो ये नोटिस कर लो कि ये जो करंट है जितनों के सीरीज में होगा उनमें तो सेम ही होगी ही। क्या अगर आपसे इसमें पूछा होता तो इसमें तो 2 एम्पियर था सिंपल, इन दोनों में पूछा गया है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका सिंपल सा फंडा ये है कि ये दोनों है पैरेलल में, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी सेम दोनों के अक्रॉस। अब इसकी वोल्टेज मिलेगी I इंटू आर करके, इसकी वोल्टेज इसका I इंटू इसका R करके मिल जाएगी, और वो दोनों वोल्टेज होनी चाहिए सेम। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं ये नहीं कह सकता क्या कि I1 इंटू में 8 इज इक्वल टू I2 इंटू में 8, दैट मीन्स I1 इक्वल्स टू I2। ये बताओ। और इस इक्वेशन से देखो I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I के बराबर है। एक इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये दोनों है बराबर। I हमें पता है ये 2 एम्पियर है, तो ये दोनों कितना हो गया, 2I1 लिख लो या 2I2 लिख लो, इससे कितना निकल जाएगा I1, 1 एम्पियर निकल जाएगा, और यही I2 के बराबर है तो ये भी 1 एम्पियर हो गया। तो इन दोनों में 1 एम्पियर करंट हो गया। लेकिन टेक्निक क्या यूज करिए वो देख लो कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम, तो I इंटू आर इसका I इंटू आर इसका बराबर होगा, उससे एक इक्वेशन बन जाएगी, एक टोटल करंट की इक्वेशन बन जाएगी कि इन दोनों का सम कितना करंट होना चाहिए, और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके जैसे आप करा करते थे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। ओके, और अब तुमसे पूछा जा सकता है कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। अब पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा पेन बची है अब यहाँ पे, ब्लू यूज कर लेता हूँ। चलो, बोल रहा है कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और इन दोनों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो ये V1 हो गया और ये V2 मान लो, V2 जो वोल्टेज है वो V3 भी है, मतलब ये तीनों की वोल्टेज इन दोनों की तो सेम ही है ना। तो इसकी वोल्टेज कैसे निकलेगी, किसी भी एक की वोल्टेज निकाल दो, वो क्या होगी I2 इंटू 8 या फिर I1 इंटू 8, किसी भी एक की वोल्टेज निकाल दो। ठीक है, ये हमें करंट पता है कितना है 1, और इंटू 8 करोगे, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ गई 8 वोल्ट। और यहाँ पर देखो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 4, तो I इंटू आर कितना हो गया यहाँ पे 8। तो सबके अक्रॉस वोल्टेज और सबके अक्रॉस करंट आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे यही पूछे कि यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा या इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस एलिमेंट के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है।